next is the argument of next is about the protection. Our topic is in continuation of previous lecture. What is the free trade? What are the merits and demerits, arguments against and favor of free trade? We have studied in our previous video. Now we will discuss about the protection. The theory of protections. First is the what is protection, अर्थात संरक्षण क्या होता है। संरक्षण की नीति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वह नीति होती है जिसके तहत राष्ट्र जो है अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इस नीति को संरक्षण की नीति या पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। इस नीति के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, सबसे पहले व्यापार की शर्तें तर्क, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब दो राष्ट्र आपस में व्यापार करते हैं तो उनके बीच में व्यापार की नीतियाँ निर्धारित होती हैं। तो कई बार राष्ट्र जो है अपने पक्ष में तर्क टर्म्स ऑफ ट्रेड को, यानी कि व्यापार की जो शर्तें हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए संरक्षण की नीति अपना लेता है, ताकि दूसरे राष्ट्र के ऊपर ये दबाव बन जाए कि यदि मैंने इसकी शर्तें नहीं मानी या इसके अनुसार अगर नहीं किया तो ये जो है मेरे साथ व्यापार को कम कर देगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। तो टैक्स लगाने से राष्ट्र के जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और इससे उनकी देश के भीतर मांग कम होने की स्थिति रहती है। तो इसलिए इन शर्तों को अपने पक्ष में करने के लिए जो राष्ट्र होते हैं वो आयातक देश के ऊपर, जो निर्यातक राष्ट्र होता है उसके ऊपर भी वो टैक्स लगा देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि उनको अपनी इनकम में से एक हिस्सा दूसरे राष्ट्र को देना पड़ता है। तो इस स्थिति में जब उनके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पर जब दोनों राष्ट्र इस तरह के आयात शुल्क लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल ट्रेड हिंडर होता है और जो राष्ट्र होते हैं वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर व्यापार शर्तों के संबंध में दबाव बना सकते हैं। अर्थात ये कहा जाता है कि आयातों पर प्रशुल्क लगाने से उस दर में सुधार होता है जो एक्सचेंज रेट होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है कि आप मुझे 5 किलो चावल देंगे, उसके बदले में मैं आपको 3 किलो गेहूँ दूंगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये आपकी विनिमय दर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है कि कितने सामान के बदले में कितना सामान दिया जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड लगाने से ये दर किसी भी राष्ट्र के पक्ष में हो जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को सुधारने के लिए राष्ट्र अक्सर टैरिफ्स लगाते हैं। उसके बाद मोल भाव तर्क, बार्गेनिंग करने के लिए जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं व्यापार वार्ता में जो डिस्कशन होता है उसमें मोल भाव करने के लिए प्रशुल्क की बात करने लगते हैं। ऐसा लगता तो ठीक है, किंतु निर्धन राष्ट्र या कम विकसित देश धनी देश या विकसित देशों के साथ सौदेबाजी करते समय अपने आप को निस्सहाय स्थिति में पाते हैं और वो अक्सर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के टैरिफ के आगे जो है वो घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अक्सर ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनको आयात के ऊपर उनकी निर्भरता ज़्यादा होती है और एफडीआई के लिए, विदेशी पूंजी के लिए वो एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी निर्भर करते हैं। तो अक्सर उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है अगेंस्ट ही रहते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि मोल भाव करते वक्त संरक्षण की नीति अक्सर काम आती है। उसके बाद है माल को विदेशों में सस्ते दामों पर बेचने के विरुद्ध तर्क दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि देश के भीतर सामान की ज़्यादा आवश्यकता होती है और एक्सपोर्टर उसको दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र विदेशी बाज़ारों में सस्ती वस्तुओं की बाढ़ आ जाती है। ऐसे माल से प्रतियोगिता करने वाली फर्में बर्बाद हो जाती हैं। इन फर्मों की सुरक्षा के लिए जो देश के भीतर जो फर्में होती हैं वो बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। तो इन घरेलू फर्मों को उस सुरक्षा देने के लिए ऊंचे आयात पर अनिवार्य आयात कर जो है वो कंपलसरी लगा दिए जाते हैं, ताकि आयातित देशों में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और जिससे डंपिंग का डर दूर रहता है। मतलब कि जो विदेशी सामान राष्ट्र के भीतर आ रहा है
उसके ऊपर टैक्स लगाने से उनकी कीमतें घरेलू सामान की कीमतों के बराबर हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो घरेलू फर्में होती हैं वो भी कंपटीशन के अंदर स्टैंड करती है, नहीं तो विदेशी फर्में जो हैं डंपिंग के माध्यम से उनके घरेलू बाज़ार पर भी कब्जा कर लेती हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन का एक तर्क दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है, विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को, जो घरेलू आवश्यकता के उद्योग हैं उनको संरक्षित करने के लिए भी आयात कर लगाई जाती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो तर्क दिया जाता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, जिसे शिशु उद्योग तर्क कहा जाता है, कि अक्सर विभिन्न राष्ट्रों के विकास का स्तर अलग अलग होता है। तो अल्प विकसित राष्ट्र के जो उद्योग होते हैं वो अभी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों के उद्योग जो होते हैं वो विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके होते हैं, न्यूनतम लागतों की स्थिति में वो पहुंच चुके होते हैं। तो वो जो अति विकसित उद्योग जब किसी भी अल्प विकसित राष्ट्र के उद्योगों के साथ बाजार में उतरते हैं तो अल्प विकसित राष्ट्र के उद्योगों जो है उनके सामने बच्चे होते हैं, यानी कि एक तो बच्चा दौड़ना सीख चुका है और दूसरा बच्चा अभी घुटनों के बल चल रहा है। तो अल्प विकसित देशों के जो उद्योग होते हैं तो वो अक्सर जो है इन्फेंट यानी कि बाल्यावस्था में होते हैं, जबकि विकसित राष्ट्रों के जो उद्योग होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं, अर्थात वो पूरे तरीके से न्यूनतम लागतों की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। तो इन शिशु उद्योगों को बचाने के लिए अल्प विकसित राष्ट्र जो है आयात कर की नीति को अपनाते हैं। ये तर्क अक्सर अल्प विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपनाया जाता है जस्टिफाई करने के लिए, अपने आयात शुल्क को लगाने के लिए, कि इससे क्या होगा कि अल्प विकसित देशों के जो उद्योग हैं उनकी लागतें ज़्यादा होने के कारण उनके सामान की कीमतें ज़्यादा हैं, तो उनको कंपटीशन में मेंटेन करने के लिए विदेशी उद्योगों में जिनमें न्यूनतम लागतें हो चुकी हैं उन लागतों के कारण उनके सामान की कीमतें कम हैं। तो उन कम कीमतों को उन शिशु उद्योगों के सामान की कीमतों के बराबर लाने के लिए जो विकसित देशों के उद्योग हैं उनके सामान की उनसे जो आयातित सामान है उनके ऊपर कर लगा दिया जाता है, ताकि उनकी कीमतें घरेलू उद्योगों के सामान की कीमतों के बराबर हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अक्सर लगाया जाता है और इसके विरोध में भी इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा की जाती है। ये 2 नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिशु उद्योग तर्क जो अक्सर राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है, इसकी आलोचना इसलिए की जाती रही है कि एक बार यदि उद्योगों को इस तर्क पर प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी जाए विदेशी प्रतियोगिता से, तो वो उद्योग कभी चलना सीखते ही नहीं। जिस तरह से बच्चों को जब तक हाथ नहीं छोड़ोगे वो चलना नहीं सीखते, सहारा देते रहोगे तो उनका हाथ छोड़ना ज़रूरी होता है। तो यदि उनको एक बार प्रोटेक्शन दे दी जाती है तो वो कभी चलना सीखते ही नहीं हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये है कि किस उद्योग को संरक्षण दिया जाए और किस उद्योग को नहीं दिया जाए, क्योंकि कोई ना कोई उद्योग अक्सर अपने आरंभ अवस्था में रहता ही है। उसके बाद उद्योगों को संरक्षण इस शर्त पर दिया जाते हैं कि जब कुछ समय बाद वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे तो वो प्रतियोगिता का सामना करने के योग्य हो जाएंगे, तो इस संरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति कभी आती ही नहीं है। तृतीय है, एक बार उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाने के बाद वो निहित इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट उनके उत्पन्न हो जाते हैं और वो कभी भी इसको आयात करों को समाप्त होने नहीं देते। उसके बाद कुछ उद्योगों को जब विदेशी प्रतियोगिता के तरफ से संरक्षण दिया जाता है तो वो घरेलू फर्मों के तरफ से भी संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं और वो आयात प्रशुल्कों को ख़त्म होने ही नहीं देते। वो एकाधिकार, मोनोपोली हो जाती है उनके राष्ट्र के भीतर। और लास्ट जो है ये एक संरक्षण अनिश्चित, मदहोश करने वाला और संदेहपूर्ण है। मतलब कि बड़ा डाउटफुल तर्क है जो अक्सर अल्प विकसित राष्ट्रों में उद्योगों को लिए दिया जाता है और अक्सर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही सामने आते हैं। उसके बाद अगला इसका पक्ष में तर्क दिया जाता है कि सामाजिक महत्व के तथा आधारभूत उद्योगों को संरक्षण देना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो गरीब
जो पीपल होते हैं, वर्ग जो होता है, निर्धन वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं या फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो कुछ उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, या फिर इकोनॉमी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे लोहा, इस्पात, भारी रसायन की वस्तुएं, और सामाजिक महत्व के उद्योग हैं जैसे कृषि और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल उद्योग, इनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र इनको प्रोटेक्शन नहीं देता है, इनके लिए विदेशों पर निर्भर करने लग जाता है, तो ये उसकी संप्रभुता के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो सकती है। उसके बाद रोज़गार संबंधी तर्क, अक्सर जो है ये भी तर्क दिया जाता है कि आयात शुल्क लगाने से आयातों में कमी आती है, और आयात प्रतिस्थापन क्या होता है कि जो वस्तु अगर आप फोटोकॉपी मशीन विदेशों से मंगवाते हैं, तो जब आप उसके ऊपर आयात शुल्क लगा दें हैं तो वो महंगी हो जाएगी, तो वो महंगी होने की स्थिति में जो घरेलू उद्योग है, जो ऊंची कीमतों पर उन वस्तुओं को उत्पादित कर सकता है, अपने देश के भीतर उन वस्तुओं को उत्पादित करने लग जाता है। जैसे सैमसंग का फ़ोन देख के वीवो और जो MI जैसे फ़ोन है, जो घरेलू फ़ोन है भारत के अंदर, इनका उत्पादन होना शुरू हो गया है। तो ये क्या है, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कि हम वो महंगी वस्तुओं को विदेशी से मंगवाने के बजाय घरेलू क्षेत्र में उन वस्तुओं के सस्ते वर्जन जो हैं वो तैयार कर सकें, और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, घरेलू उद्योग विकसित होते हैं। उसके बाद व्यापार संतुलन, कई बार आयात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी देनदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, लेनदारियाँ पीछे रह जाती हैं, तो इन देनदारियों को घटाने के लिए इंपोर्ट्स को महंगा करना आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके बाद ऊंची मजदूरी वाली घरेलू वस्तुओं का तर्क दिया जाता है कि जिन देशों को देश में उत्पादित वस्तुओं के लिए ऊंची मजदूरी दर देनी पड़ती है, उन्हें निम्न मजदूरी आयातित वस्तुओं से बचाने के लिए आयात पर शुल्क लगाया जाता है। जैसे भारत के अंदर लेबर सस्ता है, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स का जो कॉस्ट है वो कम रहती है, तो ये सामान जब दूसरे देशों में जाता है तो वहाँ पर, जैसे अमेरिका में जाता है, तो वहाँ पर लेबर की कमी है, तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है वो महंगे रहते हैं, तो वहाँ के उसी प्रोडक्ट को भारतीय प्रतियोगिता से बचाने के लिए अक्सर जो है वो लगा देते हैं। आप एक इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, कुछ समय पहले इंडिया से जो है एक सर्विस ली जाती थी कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइनिंग से रिगार्डिंग, तो इंडिया में चूँकि लेबर टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज थी वो काफ़ी सस्ती थी, तो जो फर्म यहाँ से उन सर्विसेज का इंपोर्ट करती थी, तो उसको लेकर वहाँ पर अमेरिका के अंदर कड़ी नीति बनाई गई कि जो कंपनियां यहाँ से उन सर्विसेज का इंपोर्ट कर रही है उनको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। तो इससे, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था कि वहाँ के जो स्किल्ड इंजीनियर्स थे उनको काम नहीं मिलता था, क्योंकि वो हाई चार्ज करते थे। तो यहाँ पर वो सस्ती कीमतों पर घरेलू सस्ती मजदूरी पर काम करवा रहे थे, तो उस कंपटीशन को से बचने के लिए वहाँ पर इन सर्विसेज के इंपोर्ट पर टैक्स लगाया गया, सर्विस पे टैक्स लगाया गया। उसके बाद मुद्रा को घर में रखने का तर्क है कि जब हम इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, तो इंपोर्ट महंगा होने की स्थिति में क्या रहता है कि लोगों को फोर्सफुली या उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप विदेशी सामान ना खरीदें, और जब वो सामान नहीं खरीदेंगे तो घरेलू मुद्रा देश के भीतर ही रहेगी। उसके बाद है स्वदेशी बाजार का तर्क दिया जाता है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, हमारा जो पैसा हम अपने देश की वस्तुओं पर खर्च करेंगे, जैसे चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार की बात चल रही है, हम व्हाट्सएप और इन पे मैसेज देख रहे हैं, तो इन मैसेजेस का उद्देश्य यही होता है कि स्वदेशी अपनाओ, ताकि हमारी जो घरेलू वस्तुओं के लिए बाज़ार है वो एक्सपेंड हो, और हमारे घरेलू लोगों को नेशनलिटी के साथ इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद ये है उत्पादन लागतों को
समान करने का तर्क कि हमारे देश में ऊंची लागतें हैं, आपके देश में कम लागतें हैं, तो दोनों वस्तुओं की लागतों को समान करने के लिए आपके सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए ताकि दोनों वस्तुओं की लागतें जो हैं वो बराबर हो जाएं। तो इस तरह के तर्क जो हैं संरक्षण के माध्यम से दिए जाते हैं। उसके बाद आत्मनिर्भरता का तर्क, इंपोर्ट पर टैक्स लगाकर ताकि घरेलू उद्योगों को मोटिवेट किया जा सके कि वो अपने यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन करें और इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद है हानिकारक तथा विलासिता की वस्तुओं पर इस तरह की कंजम्पशंस को रोकने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन होती हैं, ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पर कोई बेनिफिट नहीं डालती, तो इनको रोकने के लिए इनके आयात पर रोक लगाने के लिए टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद है विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए भी जो है टैक्स लगाया जाता है ताकि करों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अक्सर विकसित देशों को माल ना निर्यात करके वो यहाँ पर पूंजी का निवेश करते हैं। भाई सामान बेचने की बजाय उस देश में जाकर फैक्ट्री लगा लो ताकि वो वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करके और वहीं के वहीं सामान उत्पादित करके वहीं पर उसको पेप्सी मतलब कि अमेरिका में सामान बनाकर यहाँ बेचने की बजाय वो प्रेफर क्या करे कि यहीं पर इंडिया में प्लांट लगा दे, पैसे भेजकर सामान यहाँ से खरीद कर, और वो उसके अंदर पेप्सी का उत्पादन करे और वो सामान यहाँ पर बेचे, क्योंकि फिर वो घरेलू रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है और वो घरेलू प्रयोग कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु की बजाय पूंजी आएगी और भारत को फ़ायदा क्या होगा, पूंजी आने से यहाँ के रिसोर्सेज जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है और यहाँ के लैंड लेबर को कैपिटल वो अपनी लेकर आते हैं, लैंड और लेबर को टेक्नोलॉजी भी वो अपनी लेकर आते हैं, लैंड और लेबर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मेक इन इंडिया यही है। उसके बाद है बचत में वृद्धि करना। इसके द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो इम्पोर्टेड आइटम्स पर पैसा ना खर्च करें और उस पैसे को बचत की जाए। उसके बाद है इसके अगेंस्ट में जो तर्क दिया जाता है डिफेंस आर्गुमेंट जो दिया जाता है, इसके संरक्षण उद्योगों जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो इसके लिए क्या होगा कि एक देश अपनी औद्योगिक और कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए अन्य देशों पर आश्रित रहेगा तो युद्ध के समय में ऐसी निर्भरता राष्ट्र के हितों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। उसके बाद जो है ये गैर आर्थिक तर्क हैं, ये संरक्षण के पक्ष में ही तर्क हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे राष्ट्रों पर ज़्यादा हो जाए। उसके बाद है प्रिजर्वेंस आर्ग्यूमेंट, अर्थव्यवस्था के अंदर निश्चित उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस नीति को अपनाया जाता है। उसके बाद है कि राष्ट्रीयता का तर्क, पैट्रियोटिज़म का, स्वदेशी अपनाओ, हमें अपने देश का भला करना है, चाइना को सपोर्ट नहीं करना है, इस तरह के जो मैसेजेस चलते हैं वो इसी आर्गुमेंट के तहत चलते हैं। इसके विपक्ष में जो तर्क है वो क्या है, साइटोवस्की जो हैं वो कहते हैं कि जैसे ही तटकर की दीवारें ऊंची होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है, प्रत्येक देश का व्यापार कम देशों के साथ होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो स्वरूप होता है वो नष्ट होता चला जाता है और इससे जो है समग्र विश्व के जो फ़ायदा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जो हमने फ्री ट्रेड के फ़ायदे पढ़े थे वो संरक्षण की नीति के नुकसान हैं। सबसे पहले अधिकतम सामाजिक उत्पादन में बाधा, ट्रेड नहीं करेंगे हम, कम ट्रेड करेंगे तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, कंज्यूमर को कम कीमतों पर सामान नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का साधनों का अनार्थिक प्रयोग होगा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि अलग अलग वो राष्ट्र जो हैं दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो 16 और 18 गेहूं और चावल की इकाइयाँ उत्पादित की थी, और अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो 20 इकाइयों गेहूं का उत्पादन हुआ था और 20 इकाई चावल का उत्पादन हुआ था। एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा। तो उसी तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अगेंस्ट ये चला जाता है यदि हम संरक्षण की नीति को अपनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन नहीं होता तो देश के भीतर अकुशल और दुर्बल उद्योग सामने उत्पादन करते हैं, उनकी क्वालिटी भी पुअर होती है और वो कोस्ट एफिशिएंटली काम नहीं करते। उसके बाद ये है कि फॉल इन द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के कारण
विदेशी व्यापार पर यदि प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के अंदर कमी आती है और इससे आयात कम होते हैं तो कुछ समय के बाद उसका असर निर्यातों पर भी दिखना शुरू हो जाता है कि न केवल आयात कम हो रही है, निर्यात भी धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं और इससे धन और आय का असमान वितरण होता है कि राष्ट्र के भीतर जो है अमीर और गरीब अधिक गरीब हो जाता है क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो घटिया वस्तुएं ऊंची कीमतों पर बेचना शुरू कर देता है। इससे अनैतिकता और भ्रष्टाचार की स्थिति होती है। बहुत सारे राष्ट्र जो हैं लंबे उद्योग तक बहुत सारे जो पूंजीपति होते हैं बहुत लंबे समय तक जब वो प्रोटेक्शन की पॉलिसी फॉलो करते रहते हैं तो वो अपने उद्योगों का चित्र ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे उनको कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा और इसके चक्कर में वो ऊंची कीमतों पर घटिया क्वालिटी की वस्तुएं बाज़ार में बेचते हैं और इसके लिए वो राजनेताओं को जो है ब्राइब भी करते हैं उस प्रोटेक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए और उनको इलेक्शंस में भी जितवाते रहते हैं ताकि प्रोटेक्शन की पॉलिसी कंटिन्यू रहे। उसके बाद जब राष्ट्र एक दूसरे के साथ आयातित सामान पर इस तरह का प्रतिबंध लगाते हैं तो रिटेलिएशन की पॉलिसी बन जाती है कि आपने मेरे सामान पर, एक राष्ट्र कहता है कि आपने मेरे सामान पर प्रतिबंध लगाया तो मैं आपको भेजे जाने वाले सामान पर भी प्रतिबंध लगाऊंगा। उसके बाद है तुलनात्मक लागत सिद्धांत के ये विरुद्ध चला जाता है। ये कुशल उत्पादन को और कुशल उद्योगों को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करती और इसकी वजह से राष्ट्रों के अंदर जो है एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है जो किसी भी लिहाज से अर्थव्यवस्थाओं के लिए सही नहीं है। और लास्ट है कि इसमें प्रतियोगिता का अभाव हो जाता है। प्रतियोगिता के अभाव में राष्ट्रों के बीच में जो कंपटीशन है वो घट जाता है और कंपटीशन जब कम होता है तो ये हमेशा बाज़ार के संसाधनों के लिए, कंज्यूमर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता। लास्ट जो है आपका टॉपिक 3rd वीडियो में मैं आपको भेजने वाली हूँ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। एक वीडियो में नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इसको अपलोड करने में बेटा बड़ा टाइम लगता है फिर, तो शॉर्ट वीडियो करके इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में मैंने आपको फ्री ट्रेड्स के फेवर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। सेकंड में मैंने प्रोटेक्शन के फेवर और अगेंस्ट दिए हैं आर्ग्यूमेंट। ये आपको 2 क्वेश्चन सीधे सीधे तैयार हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, तो इसका मैं आपको 3rd वीडियो भेजूँगी।